नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट के चैप्टर की। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट का हम चैप्टर पढ़ेंगे इन सर्विस एजुकेशन, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत ही टफ टॉपिक पड़ता है, अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है। तो उसका सबसे पहले हम ईजी से शुरुआत करते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है और एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्विक रिविजन फॉर एग्जाम फोर्थ ईयर के लिए। उसमें आप जाके सारे वीडियो वहाँ पे पढ़े, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, आधा आज आधा कल। ठीक है, चलिए इन सर्विस एजुकेशन क्या है कि इन सर्विस एजुकेशन इज द कंटिन्यू ऑफ एजुकेशन विद एम्प्लॉइज इन सर्विस। कि अगर ये कोई कर्मचारी किसी नौकरी के अंदर काम करता है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी एम्स के अंदर लगा हुआ है और वो आगे पढ़ना चाहता है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन में बी पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टाफ काम कर रहा है, अगर हम उस स्टाफ को डेवलप करना चाहते हैं, उस स्टाफ का विकास करना चाहते हैं कि भाई उसमें जो नॉलेज है वो नॉलेज उसका और बढ़े, तो जो संस्था होती है बड़ी बड़ी, जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़े समय पहले कि दिल्ली सरकार ने क्या किया था, अपने सारे टीचर्स को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। तो वो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उन्हें विदेश भेजा ताकि उनकी जो क्वालिटी है एजुकेशन करवाने की वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सर्विस एजुकेशन। इट इज़ एन organized education program to assist the individual in an organization to attaining new skill and the knowledge, gaining increased level of competence and growing professionally। मतलब होता है कि ये एक इस प्रकार का सिस्टम है, ये एक इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी आदमी को नई स्किल लेने के लिए, ठीक है, ताकि उसका नया स्किल आए, उसका नॉलेज बढ़े, उसकी जो ग्रोविंग कैपेसिटी है, उसका जो प्रोफेशन वो बढ़े, इसके लिए किसी भी आदमी को क्या करवाया जाता है, एजुकेशन दिलवाई जाती है। इस पूरे को हम कहते हैं सर्विस एजुकेशन, यानी कि सर्विस के अंदर रहते हुए एजुकेशन करना। अगर मान लीजिए आप जैसे एम्स के अंदर लगते हो, तो अगर आप साथ में पढ़ना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो आगे, तो सरकार आपको आधी पैसा देगी, यानी कि मान लीजिए अगर 80,000 सैलरी आती है, वो लगभग 50 या 60,000 आपको सैलरी मिलेगी, साथ साथ में आपको पढ़ने के लिए 2 साल की छुट्टियाँ मिलेगी, और इसी को प्रोसेस को बोलते हैं सर्विस एजुकेशन। एम्स को क्या पड़ी कि आपको इतने पैसे दें और आपको पढ़ाने के लिए भेजें ताकि आपकी जो स्किल है वो इंप्रूव हो और आप पेशेंट की केयर और अच्छी तरीके से कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द एजुकेशन गिवन टू द नर्स वाइल द सर्विस फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ इज कॉल्ड सर्विस एजुकेशन। कि अपनी प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए जो आपको एजुकेशन दी जाती है उसे क्या कहते हैं, इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या लक्ष्य है। और हाँ, हम फालतू का कचरा वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सभी को जानते होंगे 2-3 साल हो गए अपने चैनल को बने हुए, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आएंगे, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बिना फालतू की चीज़ें हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको इनका नोट्स हमें चाहिए कि आपको इनका नोट्स भी चाहिए, तो आप हमसे 9636591860 इन नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट गिव ए चांस फॉर फर्स्ट है इट हेल्प टू इंप्रूव प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ये प्रोफेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है, मैंने बोल दिया जिस प्रकार से। इट गिव ए चांस फॉर प्रमोशन फॉर द स्टाफ मेंबर्स, की जो स्टाफ मेंबर उसका प्रमोशन हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने एमएससी कर ली है और आप लोग के 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी है क्लिनिकल का, तो शायद आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। अब आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जगह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग जो डीएनएस है या एसएन है, ये आप बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल नर्स अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल्स। जो इंडिविजुअल नर्स होती है वो क्या करती है, अपने नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड भी करती है, क्योंकि जो आपके पास में पुराना डाटा है या फिर आपने जो चीज़ें पढ़ी वो चेंज हो गई, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप नई चीज़ों को सीख सको। ठीक है, नेक्स्ट है टू एनहेंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस वाइल रेंडरिंग केयर टू द क्लाइंट। कि जब आप किसी भी क्लाइंट की केयर करते हो उस टाइम पे आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप एजुकेशन करोगे, आपको कुछ नया नॉलेज होगा, तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। जैसे सीपीआर का पैटर्न अभी चेंज हुआ, कोई ड्रग चेंज होती है, ड्रग ऑफ चॉइस भी आपने देखा होगा बहुत बार चेंज होती रहती है, तो नई नई रिसर्च की डाटा भी आपको जानने को मिलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फिर इन्हें नेचर बोलो। ठीक है, इट प्रोवाइड विद द जॉब सेटिंग, आप ये काम जॉब के साथ साथ में कर सकते हो। इट इज़ प्लान एंड ऑन गोइंग, ये प्लान होती है, ऐसा नहीं है कि आज ही लागू हुई, ये प्लान होती है, हर कोई अगर करना चाहे वो कर सकता है। ऑन गोइंग मतलब ये निरंतर चलने वाली होती है। अगर आप एमएससी करने के बाद में पीएचडी भी कर सकते हो, आगे जो भी कोई डिग्री करना चाहते हो वो भी आप डिग्री भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट देयर डिमांड्स ऑफ चेंजिंग नीड्स लाइक साइंटिफिकली, टेक्निकली, मेडिकली इन रेस्पेक्ट टू द पेशेंट केयर एंड द ट्रीटमेंट। अगर आप अपनी जिस प्रकार से आप अपनी डिमांड है आपकी कि भाई मुझे तो डॉक्टर लगाना तो पीएचडी करनी है, तो आपकी डिमांड है,
तो आप साइंटिफिकली चाहे टेक्निकली चाहे मेडिकली जिस प्रकार से आपको पढ़ना हो आप उस प्रकार से जिस फील्ड में आपको पढ़ना हो, ठीक है, मतलब फील्ड तो आपको वही रहना पड़ेगा, जिस फील्ड नहीं फील्ड तो वही रहना पड़ेगा, पर स्पेशलिस्ट जैसे कि मान लीजिए आपने MSN में थी तो पीडियाट्रिक में करना चाहते हो या किसी और में करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ मेनली फोकस ऑन द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कि इसमें क्या होता है कि जो सर्विस की क्वालिटी वो भी इंप्रूव होती है, ठीक है। आपको खुद को ही पता होगा, मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ मैं तो यार, कि अगर कोई क्लास में टीचर पढ़ाना आता है, अगर वो खुद टीचर पहले 4 बार पढ़ के आए तो उसके पढ़ाने का तरीका और उसके पढ़ाने का अंदाज भी अलग होता है। अगर उस टीचर ने 1 साल आज से 5 साल पहले जो पढ़ा, आज से 5 साल पहले भारत में जो स्टेट है वो भी चेंज थे, भारत में जो भी पार्लियामेंट, जैसे अभी अपना हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया, तो पहले वो भी चेंज था, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो मान लो अगर कोई उसको बार बार डॉक्टर हर्षवर्धन ही अभी तक लिखा है अपने को, क्योंकि उसके पास में जो नोट्स थे उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो वो अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेगा, फ़ोन पे अपडेट मांगता है, आपको पता, फ़ोन पे अपडेट मांगता है, सिम में भी अपडेट मांगती है, सब चीज़ अपडेट होता है। तो एजुकेशन लेवल पे अपडेट होना चाहिए ताकि जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो, थोड़ी सी इंक्रीज हो सके, ठीक है। डेवलप लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन, एनकरेज द एम्प्लॉय इन द अचीवमेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मान लीजिए आप अपने आप को पूरा वेल टू डेट अपडेट रखते हो तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी भी एक लेवल होता है यार। और जब मेनली आप किसी भी पेशेंट के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो आपके पास में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि ये अगर मुझे कुछ भी पूछेगा मुझे आएगा, एक डर का माहौल नहीं रहता है, वरना आपको लगेगा ये कुछ पूछ रहे मुझे नहीं आया करे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयमेंट की जो अचीवमेंट है, एनकरेज द एम्प्लॉय इन द अचीविंग स्टाफ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड इसमें स्टाफ का भी डेवलपमेंट होता है और कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट होता है। डेवलप जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द स्टाफ, और स्टाफ के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब आपका लक्ष्य, आपने PhD ठान रखा, तो अगर आपको लक्ष्य आपके PhD मिल गया तो आपका जॉब के लिए भी आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, कि सर मैं तो NS बन गया, SN बन गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नर्स कैन डेवलप अपडेट द नॉलेज रिगार्डिंग करंट रिसर्च। देखो आया ना, करंट रिसर्च और डेवलपमेंट जो हुई है, अपना फील्ड ऐसा फील्ड है जिसके अंदर रिसर्च होती रहती है, कोविड के नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि भाई वैक्सीन कौन सी है, पहले कौन सी देते थे, अब कौन सा वायरस आया है, क्या क्या इसमें नए इलेक्शन आया है, क्या नहीं हुआ। तो फिर जब आप अपने आप को वेल टू अपडेट नहीं रखोगे तो आप उन्हीं की भांति जियोगे जिस प्रकार 1970 में जीते थे वैसे। नेक्स्ट क्या स्कोप है इनके, आप बोलोगे सर स्कोप तो छोटे लिखा है, तो बेटा छोटा ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा करके आए, जितना मैंने लिखा है उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, उतना आप लिख के आयोगे तो आपके नंबर कोई काटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द फेमिलियरिटी विद न्यू नॉलेज एंड द सब्जेक्ट मैटर, वही आपको मैंने बोला, नए जो नॉलेज है आप उनके साथ फेमिलियर होगे, ठीक है। इंक्रीज द स्किल इन प्रोवाइडिंग सर्विस, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपका एटीट्यूड बढ़ेगा। ग्रेटर स्किल इन यूटिलाइजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज इन वर्किंग विद अडल्ट, और अगर जब आपके पास में बहुत ज़्यादा स्किल्स होगी तो आप उनका कम्युनिटी के अंदर यूज भी करोगे, और जब आप किसी एडल्ट के साथ में या किसी के साथ में वर्क करोगे तो आपके पास में वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे हाँ सब चीज़ आती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है इन सर्विस एजुकेशन के, ठीक है। तो कंपोनेंट की बात करते हैं सबसे पहले हम इसे, और जो नीड है वो हम बाद में देखेंगे, पहले कंपोनेंट देखते हैं। 4 होते हैं, ओरिएंटेशन, स्किल ट्रेनिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड कंटिन्यू एजुकेशन, ठीक है। 4 इसमें क्या है, कंपोनेंट है। साथ साथ में नोट्स लिखते रहना, वरना वीडियो देखने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आपको जलना पड़ेगा, जब तक आप थोड़ा सा खुद नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं पक्का पकाया मैटर दे रहा हूँ, ये आप सोच के देखो, यूट्यूब के पूरे आप खंगाल लेना, और किसी को मिले तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे आप कमेंट के अंदर उस लिंक को मेंशन भी कर देना कि सर ये रहा आपने कहा मैनेजमेंट का नहीं है और ये मुझे वीडियो मिला है, आप मेरे को कमेंट के अंदर उसका लिंक भी मेंशन कर देना, मैं खुद उनका प्रमोशन करूँगा। मैं गारंटी के साथ कहता हाँ ही नहीं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को ना तो कोई छेड़ता है, आपसे बड़ी बड़ी फीसें वसूली जाएगी, मैं भी चाहूँ तो मैं भी एक स्टूडियो बना के फीस लूँ, बड़ी बड़ी फीसें वसूली जाएगी। आप क्या ना अभी समझते नहीं हो इन चीज़ों को। तो जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप किसी के पास में किसी के साथ बिलीव करके उन नोट्स को लिखिए, ठीक है। हमारा मेन एक उद्देश्य यही है कि कितने आप हमसे सेलेक्ट हो। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि यार वो किसी का भला करे, उससे कोई सेलेक्ट हो, उसका पढ़ाई हो कहीं लगे। एक टीचर को और क्या चाहिए, क्या उसका स्टूडेंट क्या पास हो। आप हमें मैसेज करो कि सर आपकी वजह से मेरे इतने सारे पेपर अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगता है उस चीज़ का। नेक्स्ट कंपोनेंट कितने हो गए, 4, कितना हुआ 4, ओरिएंटेशन, स्किल ट्रेनिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड कंटिन्यू एजुकेशन। फर्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मीन्स प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉय विथ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयर, कि हम किसी भी एक आदमी को, जो ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है उसको बताना कैसे, कि ओरिएंटेशन मीन्स प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉय
विथ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयर कि भाई हमारे यहाँ पे संस्था ये है, कोई भी नए एम्प्लॉय हमारे पास में आए तो हम उसे बताएंगे कि भाई नए एम्प्लॉय जो भी हमारे पास में आते हैं तो हम उस एम्प्लॉय को बताएंगे हमारा ये शेड्यूल है, अपना ये सिस्टम है, ठीक है। अपने जो भी नई नई जो सूचनाएं होती हैं हम उसे देंगे, ठीक है। जो भी नया जैसे समझ लो, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया आपके पास में तो हम उसे क्या देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, काम का रूटीन ये है, इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। वो उसे पूरा अवेयर कराएंगे उस जगह के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज का फर्स्ट पार्ट है जनरलाइज ओरिएंटेशन। इट फोकस ऑन 3 एरिया। वो क्या है ना, उसको मैंने आपको सारे वर्ड्स ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे क्योंकि पता है कि इसको स्कैन कर रखे हैं नोट्स को, है ना। तो फर्स्ट है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। फर्स्ट है जनरल ओरिएंटेशन, फिजिकल सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले जनरल ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, फिजिकल सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अपने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल सेटअप क्या है। फिजिकल सेटअप बोले तो कि कौन कौन से रूम कहाँ कहाँ बने हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं अपने पास में, कौन कौन सी मशीनें अपने पास में। सेकंड फिलोसॉफी, इसका दर्शन शास्त्र क्या क्या है, ठीक है। पर्पस एंड रोल ऑफ एम्प्लॉय, कि इसमें आपका रोल क्या है, जिस जगह पे आप हो आपका रोल क्या है। दूसरा, आपके यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, ठीक है। आपको कौन कौन से आपको आपकी भूमिका यहाँ पे रहेगी। सेकंड होता है हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, सर्विस अवेलेबल फॉर स्टाफ एंड पेशेंट इन द हॉस्पिटल, कि कौन कौन से सर्विसेज किसी भी स्टाफ के लिए और किसी पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में है वो हम बताएंगे। कि भाई हमारे हॉस्पिटल के अंदर देखो इतने तो बेड हैं, ठीक है, इतने अपने पास इक्विपमेंट हैं, इतनी ये मशीन हैं, हमारे पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं, और जो काम करे कर्मचारी के लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं, ये सब चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन टू द नर्सिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट। हम उसे ये बताएंगे अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से बना हुआ है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल, कि ये अपने पास में कितने कितने नर्सिंग पर्सनल है, मतलब कर्मचारी कैसे कैसे हैं। जैसे सबसे पहले होगा नर्सिंग ऑफिसर, SNO, फिर ANS, फिर DNS, फिर SN, ऐसे अलग अलग कैटेगरी है, इनको हम बताएंगे। ये आपकी इंचार्ज है, ये वो है, ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ फॉर द नर्सिंग पर्सनल, कि अपने पास में यहाँ पे किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ, किस किस प्रकार के प्रोग्राम किसी भी नर्सिंग पर्सनल के लिए हैं, वो हम उससे ओरिएंटेशन कराएंगे। ये तो होगा सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, इट फोकस ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ नर्सिंग यूनिट और ओरिएंटेशन ऑफ नर्सिंग टीम। हम इसमें क्या करते हैं, नर्सिंग यूनिट से उसको ओरिएंटेट कराते हैं और नर्सिंग टीम से ओरिएंटेशन उसको करवाते हैं। नर्सिंग यूनिट मतलब नर्सिंग इकाई से, ठीक है, मतलब कि समझ लो सारी नर्सिंग इकाई आ गई उसमें, और अपनी नर्सिंग की क्या क्या टीम है उनसे हम उसे ओरिएंटेट कराते हैं, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो दो प्रकार से हो गए, एक तो हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड, एक हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकंड होता है स्किल ट्रेनिंग। इट प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द स्किल्स एंड द एटीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड कीप्स देम एब्रेस्ट ऑफ चेंजिंग। हम इसमें उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक नई स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, नई कला सिखाते हैं काम करने की, उसमें एक नया एटीट्यूड डेवलप करवाते हैं। क्यों, क्योंकि जिस जगह पे अभी वो हैं वो उसकी, या फिर जिस जॉब पे वो है उसमें वो अपने आप में चेंजेस कर पाएँ। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, उसको किसी SNO के पास में भेजा कि भैया साहब आपको इनको सिखाना है OT के अंदर किस किस प्रकार से काम होते हैं। अब आपको काम कौन सिखाएगा भाई, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो ना, एजुकेशन ले रहे हो आप, मान लो आपको जैसे मान लो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको ट्रेनिंग कौन देगा, वो SNO देगा, ठीक है। ये आता है स्किल ट्रेनिंग। मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स, कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी अपने पास में वो आपको बताएगा। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ ट्रेनिंग, कितने कितने प्रकार की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। देखो पहले होगा बेसिक लिटरेसी ट्रेनिंग, आपको हल्का फुल्का पढ़ाया जाएगा। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग, मशीनें चलवाना वगैरह आपको सिखाया जाएगा। IPR, लोगों के साथ में किस प्रकार से आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना वो बताया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना वो बताया जाएगा। और डाइवर्सिटी, यानी कि किस किस प्रकार की विविधता के लोग यहाँ पे आते हैं, उनके साथ किस प्रकार से रहना है, करना है, फॉलो करना, वो उनको आपको सिखाया जाएगा। ये होता है टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स भी होते हैं, वो देखो। फर्स्ट होता है जॉब रोटेशन, बाय असाइनिंग पीपल टू डिफरेंट जॉब और टास्क टू डिफरेंट पीपल ऑन द टेम्परेरी बेसिक। यानी कि जॉब रोटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप MSc कर रहे हो तो आपको खाली PD वार्ड में भेजेंगे, आपका जॉब को रोटेट करेंगे। यानी कि आपको अब OBG वार्ड में भेजेंगे, आपको अब साइकेट्रिक वार्ड में भेजेंगे, इतने दिन आपको साइकेट्रिक में जाना है, इतने दिन वहाँ जाना, इतने दिन छुट्टियाँ लेनी, ये सब होता है जॉब रोटेशन। एक आदमी को एक डिपार्टमेंट में नहीं रखते हैं। अगर एक आदमी को एक डिपार्टमेंट में रखेंगे तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा ही नहीं, है ना। उसको PD का क्या पता अगर कोई अगर OT में घूम रहा है तो। नेक्स्ट होता है मेंटोरिंग प्रोग्राम। A new employee frequently learns his or her job under guidance of experienced worker, या है ना
कि मेंटरिंग प्रोग्राम मतलब होता है कि एक जो नया एम्प्लॉयज़ होता है उसको हमेशा किसके पास भेजेंगे, एक जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है उनके पास में भेजेंगे ताकि वो उनको काम सब सिखा सके, ठीक है। दूसरा होता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इट इक्वाइज मैंने क्या लिखा था इसमें, एक मिनट, एक सेकेंड, चलो इट, ये मुझे पता नहीं क्या वर्ड मैंने लिखा, आप एक बार इसको देख लेना। ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय टू शोल्डर ग्रोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड न्यू पोजिशंस। कहने का मतलब होता है कि इसमें हम लीडरशिप मैनेज करवाना सिखाते हैं कि किस किस प्रकार से नई नई पोजीशन पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, किस किस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको किस प्रकार से जो है संभालना है, ठीक है। इसमें एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट, हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं नई नई पोजीशंस के ऊपर, क्योंकि हमें उसे क्या सिखाना है, लीडरशिप क्वालिटी हमें उसमें डेवलप करनी है। स्टाफ शुड हैव स्किल्स इन द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू गाइड एम्प्लॉय। उसे ये भी बताना कि एम्प्लॉय को किस प्रकार से गाइड करना है, उसको ये भी स्किल हमें प्रोवाइड करनी है। कहने का मतलब उसको लीडर बनवाने की कोशिश करनी है अपने आप को, ठीक है, कि लीडर वाले क्या क्या काम है वो कर सकें। द मेनली फोकस टू डेवलप लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल। एक लीडर के क्या क्या काम होते हैं कि भाई वो लीडरशिप, उसके पास स्किल होनी चाहिए, उसको बोलने की कला आनी चाहिए, उसको मैनेज करने की कला आनी चाहिए, उसके पास डिसीजन मेकिंग की कला होनी चाहिए, उसको खुद को पता होना चाहिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना नहीं लेना है। एक पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो रहा, पता ही नहीं क्या करना है, दौड़ रहा है डॉक्टर के पास, हमारे सर वो क्या हो रहा है। अरे तो भैया आपको लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जा रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई नर्सिंग स्टाफ सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उसको डांट फटकार भी जरूरी है, उससे प्यार से समझाना भी जरूरी है, उससे अच्छी बातचीत करना भी जरूरी है। एक नर्सिंग स्टाफ को तो 7 दिन की छुट्टी दे रहा, दूसरे को दे ही नहीं रहा, एक से वो डर रहा तो उसको काम को रोटेशन दे ही नहीं रहा, किसी को जॉब रोटेशन दे ही नहीं रहा, एक को एक ही वार्ड में भेज रहा है, सोच रहा है कौन इतना टाइम टेबल बनाए, कौन सी परेशानी लेनी है हमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है। बताया जाता है कि भाई वो लीडर जो होता है वो जो नीचे वाले जो ऑफिसर्स होंगे उन्हें भी सिखाएगा किस प्रकार से आपको क्या है काम करना है ना। जब खुद को ही पता नहीं होगा क्या दूसरे को सिखाएगा। वो हॉस्पिटल में कचरा फैला रहा है, फैलाने दे रहा है, उन्हें पता भी तो होना चाहिए मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मेरे पास पावर्स कितनी, मेरे हाथ में पावर कितनी है ना। जिस प्रकार से एक प्रिंसिपल किस प्रकार से टीचर्स को कंट्रोल करता है, अगर प्रिंसिपल से कोई टीचर कंट्रोल में नहीं हो तो टीचर मन आ जा रहा है, बच्चे मन आ जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में मस्त बैठे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू एजुकेशन। कंटिन्यू एजुकेशन इज द ऑल लर्निंग एक्टिविटीज दैट अकर ऑफर्स एन इंडिविजुअल हैज कंप्लीट हिज बेसिक एजुकेशन। मतलब जितनी भी लर्निंग्स जो भी किसी व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है, कितनी भी एक्टिविटीज़, कितनी भी लर्निंग, कितनी स्किल्स, कितने नॉलेज, ताकि वो अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट कर ले, उसे बोलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इससे ईजी तो मुझे नहीं लगता कोई समझा भी पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम एक टॉपिक एडल्ट एजुकेशन पढ़ेंगे और एक दो टॉपिक और हैं साथ में, यानी कि लगभग 20 मिनट का यह हुआ, 20 मिनट का वो हुआ। अगर आप 40 मिनट एक जगह पे कंटिन्यू पूरे दिन में से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, पूरे दिन में से अगर आप खाली 40 मिनट मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के खाली 40 मिनट निकाल कर आप इन्हें पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ो, अभी भी पढ़ो, नोट्स लिखो, एग्जाम के टाइम पे भी एक बार रिव्यू कर लेना कि वो क्या बोला था उन्होंने, क्या पता किसी की आवाज़ से आपको चीज़ याद रह जाए, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम साथ में। बस आपको एक काम करना है, वही जो आप जानते हो, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी आपने अंदर ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उन सब के अंदर सबके पास, बच्चों के पास पहुंचा दो, क्योंकि मैं सबकी परेशानी समझ रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सर मैनेजमेंट, बाकी सब ओबीजी हम कर लेंगे, आप ओबीजी रहने दो, मैनेजमेंट कराओ। तो सबसे पहले भाई मैनेजमेंट करवाएंगे, ठीक है। और चलो ठीक है, थैंक्स। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई वीडियो नहीं मिलता है, तो आप मुझे 9636591860 इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कोई नहीं करेगा। और नोट्स के लिए भी आप मुझे वहीं पे मैसेज कर सकते हो। नीचे मैं टेलीग्राम का जो सारा वो चैनल जो अभी है फॉर्मली टेलीग्राम वगैरह की, वो सब मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद।